अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। क्या अमेरिका को शिमाली कोरिया से ज़्यादा पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की फिक्र करनी चाहिए? साबिक अमरीकी सेनेटर लैरी प्रेसलर तो ऐसा ही कह रहे हैं। इस मौजू पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। क्या अफगानिस्तान और भारत सीपैक की राह में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं? अच्छा 5 मिनट के लिए जाते हैं फिर आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से निजात पाने वाली एक बाहिम्मत खातून से मुलाकात और वादी कश्मीर का एक बेमिसाल क्रिकेटर। आमिर मिसाल है यहाँ लोगों के लिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन के जनूबी एशिया के दौरे के बाद अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शिमाल मशरक़ी एशिया के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इस दौरे का आगाज़ 3 नवंबर से होगा और इसमें सदर चीन, जापान, जनूबी कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस जाएंगे। इस वक्त अमान अज़हर हमारे साथ हैं। अमान, सदर के इस दौरे के एजेंडा में सर फहरिस्त क्या है? जी, खासा लंबा दौरा है और इसमें वो जो एशिया के इत्तेहादी ममालिक हैं सदर ट्रंप, उनके साथ एशिया पैसिफिक पॉलिसी, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत शिमाली कोरिया के मसले पर बातचीत करेंगे। यही तवक्को भी है। मज़ीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। एशिया के अपने पहले दौरे में तवक्को है कि सदर ट्रंप शिमाली कोरिया पर अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क करने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शिमाली कोरिया को जौहरी हथियार से लेस बैनुल-बर्र-ए-आज़मी मिसाइल बनाने से रोकना, जो अमेरिका तक मार करने की अहलियत रखता हो, अमरीकी तरजीहात में सर फहरिस्त है। उनके शुमाली कोरिया के हवाले से रवैये ने बहुत सी तवक्कुआत को जन्म दिया है और अगर वो अमली तौर पर वो सब कुछ नहीं कर पाते तो इससे उन्हें नुकसान होगा। जापान में सदर ट्रंप एशिया में अपने सबसे करीबी दोस्त वज़ीर आज़म शिंजो आबे से मुलाकात करेंगे और शायद उनके साथ गोल्फ भी खेलें। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म आबे के दरमियान शुमाली कोरिया समेत कई मसाइल पर इत्तफाक़ राय है। जापानी वज़ीर आज़म ने शुमाली कोरिया पर सदर ट्रंप की तरफ से सख्त दबाव की पॉलिसी की हमायत की है, लेकिन टोक्यो में हुकाम ये इशारा दे चुके हैं कि ताकत के इस्तेमाल की धमकी का मकसद शुमाली कोरिया और चीन से मरात हासिल करना है। जनूबी कोरिया के सदर से तवक्को की जा रही है कि वो सदर ट्रंप से सियोल में होने वाली मुलाकात में अमरीका के साथ मजबूत इत्तेहाद पर जोर देंगे, लेकिन वो माजी में फासे अल्फाज में शुमाली कोरिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत कर चुके हैं। मेरे ख्याल में सदर ट्रंप के दौरे से उन्हें जनूबी कोरिया के मौक़िफ़ को समझने में मदद मिलेगी। याद रहे, सदर ट्रंप ने सदर मून की शुमाली कोरिया को मनाने की गुज़िश्ता कोशिशों को लाहासिल करार दिया था। जी, दो तरफ़ा ताल्लुकात शिमाली कोरिया के मामलात के अलावा वो वियतनाम में एपेक समिट में भी शरीक होंगे। जी, अमान अज़हर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। और साबिक अमरीकी सेनेटर लैरी प्रेसलर कहते हैं कि अमेरिका को शिमाली कोरिया के ही नहीं पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के बारे में भी फिक्रमंद होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका सिर्फ शुमाली कोरिया की धमकियों का मुकाबला करके महफूज हो सकता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जौहरी हथियार भी एक खतरा हो सकते हैं अगर कोई इन्हें खरीद ले या कहीं और मुंतकिल कर सके। सेक्रेटरी टिलरसन और जिम मैटिसन दोनों कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, तो फिर इसे दहशतगर्द रियासत करार देने का जवाब बनता है। साबिक सेनेटर प्रेसलर ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए 80 की दहाई में प्रेसलर तरमीम भी मुतारिफ कराई थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी फौजी और मुआशी इमदाद पर पाबंदी लग गई थी। तो सेनेटर प्रेसलर के बयान पर हम अपने आज के मेहमान से बात करेंगे। दूसरी जानिब सीपैक के हवाले से सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान उनके मुल्क को तजारत के लिए वाहगा के जरिए भारत तक रसाई नहीं देता तो अफगानिस्तान भी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे पहले कि हम सीपैक का बतौर एक प्रेशर टूल जायज़ा लें, आइए चलते हैं गवादर और देखते हैं कि क्या इस मंसूबे से मकामी अफराद की ज़िंदगी भी बदलेगी। चीन गवादर की बंदरगाह के जरिए बुहिरे अरब के रास्ते दुनिया भर की तिजारती मंडियों तक रसाई हासिल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों को तशवीश है कि मुल्क में चीन की बढ़ती हुई अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों का हुसूल मुश्किल बना देगी। मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। दोस्तैन खान जमालदीनी गवादर पोर्ट में आला ओहदेदार हैं। उनका कहना है कि गवादर में बंदरगाह की तामीर और इस प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए पाकिस्तानी मुलाजमीन की तादाद 65% है, जबकि सिर्फ 300 से ज्यादा चीनी यहाँ काम कर रहे हैं।
इस इमारत को देखें जो ज़ेर तामीर है। इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इतनी बड़ी इमारत को हम 2 से 3 महीनों में तो तामीर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीन से टेक्नोलॉजी यहाँ मुंतकिल हो रही है, चीन से आने वाले कारकुनों की तादाद यकीनन कम हो जाएगी। पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल है कि अगले 5 सालों में गवादर जनूबी एशिया में बहरी तिजारत का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा, जहां 1 करोड़ 30 लाख टन तक तिजारती सामान उतारा जा सकेगा और 2030 तक इस बंदरगाह पर उतारे जाने वाले तिजारती सामान का हजम सालाना 4 करोड़ टन होगा। आज मछली नहीं पकड़ा। अच्छा, क्यों? नहीं था। अच्छा, ऐसा भी होता है, खाली हाथ वापस आ गए। गवादर के साहिल से आगे बुहीरे अरब खलीज फारस से जा मिलता है, जहां मछेरे नीले शफाफ पानी में सालों से अपने जोरे बाजू को आजमाते आए हैं। इस साहिल पर ज्यादातर गरीब मछेरे और कश्ती बनाने वाले आबाद हैं, लेकिन इलाके के बाज मकीन बिजली और पानी की किल्लत की शिकायत करते नजर आते हैं। अचानक ही गायब। अच्छा, 5 मिनट के लिए जाते हैं, फिर आते हैं। अच्छा, 10 मिनट के लिए, कभी घंटे। गवादर की बंदरगाह को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से मसाइल का सामना भी है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में बेचैनी पैदा करने वाले अनासिर की पुश्तपनाही का इल्जाम भारत पर, जबकि भारत बलोच कौम परस्तों से ज्यादतियों का इल्जाम पाकिस्तानी रियासत के बाज इदारों पर आयद करता है। अयाज गुल के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। और बलूचिस्तान के सनती शहर हब में नामालूम अफराद ने मीडिया के दफातर पर दस्ती बम से हमला किया है। ये और इस जैसी कई अहम खबरें पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फीचर्स और वीडियो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। और आज के शो में हमारा हफ्तावार हेल्थ सेगमेंट भी शामिल है, जिसमें हम आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद कहानी लेकर आए हैं और वादी कश्मीर के एक ऐसे क्रिकेटर से भी आपको कुछ ही देर में मिलवाएंगे जिसकी हिम्मत और लगन आपको हैरान कर देगी। लेकिन पहले आइए देखते हैं बैन अक़वामी खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। कीनिया में सदारती इंतखाबात के लिए दूसरी बार वोटिंग के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि कई पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। इराकी वजीर आज़म हैदर अल अबादी ने खुद रहनुमाओं की जानिब से अलहदगी के रेफरेंडम का फैसला मुअत्तल करके मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। एक बयान में उनका कहना था कि इराकी हुकूमत के लिए खुद रेफरेंडम की मुअत्तली और इराकी आइन के एहतराम के सिवा कुछ काबिल कबूल नहीं होगा। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के एक इलाके में आतिशबाजी की फैक्ट्री में आग लगने से 30 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फैक्ट्री में 3 घंटों के दौरान 2 बड़े धमाके हुए, जिसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। बैंकॉक में आज थाईलैंड के बादशाह के इंतकाल के 1 साल बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गयी। जनाजे को शहर से गुजारते हुए खास तौर पर तामीर किए गए शमशान पर ले जाया गया। रसूमात की तकरीब पर $90 मिलियन खर्च किए गए हैं। म्यांमार में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियासत राखाइन में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरी जानिब अमरीकी अरकान कांग्रेस ट्रंप इंतजामिया पर जोर दे रहे हैं कि वो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम को नस्लकुशी करार दे और म्यांमार की जानिब अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी भी करे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। म्यांमार में रोहिंग्या आए रोज नफरत बर्दाश्त कर रहे हैं और वाशिंगटन में जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों में सख्ती आ रही है। Nothing short of a humanitarian catastrophe. Half of the population. बर्मा से रोहिंग्या की निसफ आबादी चली गई है, 12 लाख में से 6 लाख। हजारों औरतों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। गांव से भागते हुए हजारों मर्दों और औरतों को हलाक कर दिया गया। देहातियों को घेर कर भूखा मारा गया। कुछ कानून साज म्यांमार में फौजी और सिविलियन अमन फ्राहम करने वालों के हाथों रोहिंग्या के साथ किए जाने वाले बर्ताव पर सख्त नताइज अखज़ कर रहे हैं। ये वाज़ेह तौर पर नस्लकशी है। सेनेटर बेन कार्डिन और कुछ दूसरे सेनेटर्स ट्रंप इंतजामिया पर जोर दे रहे हैं कि वो ये ऐलान करे कि वहाँ नस्ल कुशी हो रही है, जो कि अमेरिका की तरफ से म्यांमार पर मुमकिना पाबंदियां लगाने की जानिब पहला कदम होगा। अमेरिकी इंतजामिया के एक अहलकार रंगून से तब्दीली का मुतालबा करते हैं। जुल्म को ख़त्म करें, आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, मीडिया को रसाई दें, कसूरवारों को जवाबदेह बनाएं, जो लोग भाग गए थे उन्हें वापस वतन लाया जाए। ओबामा इंतजामिया के दौर में बर्मा ने जैसे जैसे जमहूरी इस्लाहात इख्तियार की और आंग संग सूची इक़्तिदार में आई, अमेरिका ने पाबंदियों में नरमी की। चंद अहम अमरीकी कानून साज कह रहे हैं कि अब ताज़ीरी इक़दामात की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन बॉब कॉर्कर कहते हैं कि बर्मा को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, मगर अब शायद पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है।
बिलाखिर जो भी हो, अमरीकी हुक्काम चाहते हैं कि पूरे मुल्क की बजाय सिर्फ उन अफराद को निशाना बनाया जाए जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। वसी पैमाने पर लगाई जाने वाली पाबंदियां जुल्म का शिकार लोगों को पहले से ही जारी मजालिम और मुजरिमाना कार्रवाइयों का एक ज्यादा आसान शिकार बना देंगी। म्यांमार में इंसानी बहरान पर बहस के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की एक रुकन खुद को ट्रंप इंतजामिया पर तंज करने से ना रोक सकी। ऐसे में जबकि यहाँ अमेरिका में मुसलमान अक्सरियत वाले ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद है, तो बर्मा में अस्करी और सिविलियन क़यादत को इससे किस किस्म का पैगाम मिलेगा? सेनेटर ने कहा कि वो पैनल से किसी जवाब की तवक्को नहीं रखती और ना ही उन्हें जवाब मिला। माइकल बोमन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। दुनिया भर में हर साल खवातीन की एक बड़ी तादाद ब्रेस्ट कैंसर के बाइस मौत के मुंह में चली जाती है। यह मर्ज लाहक होने के इम्कान को माहौलियाती अनासर और जीनियात दोनों मुतासर करते हैं, लेकिन जल्द तशखीस और इलाज की मदद से लाखों खवातीन सेहतियाब भी हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर का मुकाबला करने वाली ऐसी ही एक अमरीकी खातून से हमें मिलवा रही हैं वर्दा खलील। 7 साल पहले मुझ में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई। ये मेरी जिंदगी का मुश्किल मरहला था, लेकिन बदकिस्मती से ये बीमारी अब आम हो चुकी है। रोजाना कई खवातीन में इस बीमारी की तशखीस होती है और कई खवातीन अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 15 लाख से जायद खवातीन में छाती के कैंसर की तशखीस होती है, जबकि ये खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर भी है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फैलाने और इसके इलाज की सहूलत तक बेहतर रसाई के लिए काम करने वाले इदारे सुसन जी कॉमन के मुताबिक यूरोप के बाद शुमाली अमेरिका में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। जब मैं 16 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में मेरी गर्दन टूट गई और मैं बिल्कुल मफलूज हो गई। यानी एक्सीडेंट के बाद मेरी छाती से नीचे का जिस्म हरकत नहीं कर सकता, और जब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसा लगा जैसे मेरे साथ किसी ने घनावना मजाक किया हो। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। अगरचे ब्रेस्ट कैंसर की असल वजूहात जानने के लिए अब भी तहकीक जारी है, लेकिन अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में आज भी इस बीमारी के हवाले से कई गलत मफरूजात पाए जाते हैं। अगर आपकी छाती में चोट लगे तो आपको सरतान हो सकता है, या ये बीमारी मुझे मेरे रिश्तेदार से मुंतकिल हुई। ये तमाम गलत मफरूजात इसलिए मुआशरे में पाए जाते हैं क्योंकि आज भी लोगों को इसका शऊर और मालूमात नहीं है। शहरी ने खुद में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के बाद इन मफरूजात को तोड़ने और ब्रेस्ट कैंसर का शऊर उजागर करने के लिए मुहिम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं एक मुस्बत सोच रखने वाली औरत हूँ। मेरे ख्याल में मुस्बत सोच के मुकाबले में अपनी सोच को मनफी बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। मेरे ख्याल में ये बीमारी मेरी जिंदगी में बेहतर तब्दीली लाई। मैं लोगों में इस बीमारी का शऊर पैदा करके कुछ अच्छा कर सकी। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के इदारे की बानी थेल्मा डी जोन्स का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को इस बीमारी से लड़ने का हौसला देने के लिए उनके शरीके हयात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फैमिली की तरफ से सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी शख्सियत का हिस्सा होती है। बहुत सी खवातीन इस बीमारी के बाद खुद को तन्हा पाती हैं। कुछ खवातीन के शरीके हयात उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। उन्हें महसूस होता है कि अब वो उन्हें खूबसूरत नहीं समझते। लेकिन खानदान और शरीके हयात की सपोर्ट के हवाले से शेरी खुद को खुशकिस्मत समझती हैं। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे कभी कोई मिल सकेगा, क्योंकि व्हील चेयर पर बैठी अपाहज औरत के लिए ये आसान नहीं। मैं उनसे 12 साल पहले मिली। उनका नाम टोनी है। मुझे ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई तो मैंने सबसे पहले टोनी को बताया। वो मेरी गोद में सर रखकर रोने लगा और उसने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम इस बीमारी के बाद कैसी दिखती हो, तुम जैसी भी हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। I love you and who you are. वर्दा खलील, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। आज के शो में हमने सीपेक को एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल करने के बारे में बात करने की आपसे वादा किया था, और उसके अलावा हमने पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के बारे में जो अमरीकी सेनेटर प्रेसलर के खदशात हैं वो भी आपको सुनवाए। इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया प्रोग्राम के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मुईद यूसुफ। मुईद, वेलकम टू व्यू 360। अफगान सदर ने सीपेक से अलहदा होने की धमकी दी कल भारत में ही, और भारत का ये मौक़िफ़ है कि ये राहदारी मुतनाज़ा इलाकों से गुजरती है।
ہے. کیا سی پیک ایک پریشر ٹول بنتا جا رہا ہے یا پاکستان عملی طور پر ان ملکوں کا خدشات دور کر سکتا ہے؟ جی شکریہ سارا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جنوبی ایشیا کے خطے میں جو ایک وہ جیو اسٹریٹجی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بڑی واضح دراریں آ رہی ہیں. ایک طرف چین اور پاکستان اور یہ سی پیک کا معاملہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان، امریکہ، افغانستان، ان کی ایک الائنس سٹرکچر بڑا واضح ہے. تو اس وقت خدشات اتنے بڑھ گئے ہیں. امریکہ پاکستان کے تعلقات میں ایک تفریق ہے، بڑی واضح ہے، ایک مسٹرسٹ ہے، وہ میرے نزدیک ختم نہیں ہونے والا. اگر وہ ختم نہیں ہونا تو افغانستان اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں جو کشیدگی ہے وہ بھی میرے نزدیک موجود رہے گی. تو اس میں پھر سی پیک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ٹول بن جاتا ہے دونوں سائڈز کے لیے. حالانکہ میرے نزدیک امریکہ جو ہے بڑی محنت سے بات کرتا رہا ہے کہ وہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے، لیکن اب افغانستان نے ایک سٹیٹمنٹ افغانستان کے صدر نے دی، پھر یہاں میٹس صاحب نے بھی پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. تو وہ خدشات اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہ الائنس سٹرکچر پہلے ہی اس طرح بن رہے ہیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک جو ہے ٹسل کا حصہ بن گیا ہے سی پیک، بجائے اس کے کہ صرف ایک اکنامک کنیکٹیوٹی کا معاملہ رہے. اچھا یہ بتائیے، امریکی سینیٹر لیری پریسلر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو شمالی کوریا سے زیادہ تو پاکستان کے جو جوہری ہتھیار ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ فروخت ہو سکتے ہیں، کہیں منتقل ہو سکتے ہیں. کیا سینیٹر پریسلر کے یہ خدشات درست ہیں؟ دیکھیے یہ بات کوئی نئی نہیں، بہت پرانی، بہت دیر سے یہ بات بارہا ہو رہی ہے. نیوکلیئر ویپنز، جوہری ہتھیاروں کا جو ٹیررزم کا معاملہ ہے یا لوز نیوکس جن کو کہتے ہیں، یہ اتنا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آیا، کسی نے کہیں سے کوئی مواد جو ہے وہ چوری کیا اور وہاں سے نکل گئے. پاکستان کے کم از کم حوالہ جو پاکستان کی جو بات ہے اس میں بہت دیر سے اور بہت وقت سے اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے کوئی بھی 100% یہ بات نہیں کر سکتا کہ جی یہ معاملہ اس طرح خراب کبھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو پروٹوکولز، جو چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے اس میں کافی حد تک اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ بہت مشکل ہے. لیکن جب تک دہشت گردی رہے گی، جب تک یہ خدشات رہیں گے کہ پاکستان کا پورا کنٹرول جو ہے سرحدوں کا وہ پاکستانی ریاست کے پاس نہیں ہے، یہ بات ہوتی رہے گی. اس کو کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے اس کو ختم کرنے کا، اور پاکستان کو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ لگے کہ کوئی اس میں لوپ ہول، کوئی کمزوری ہے. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو، ان کا تھرو آؤٹ یہی موقف رہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز انتہائی سیف ہیں اور جو IAEA کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو پوری طرح سے فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ کسی کو فکر مند ہونا ہی نہیں چاہیے. تو جہاں تک سرحدوں کی بات آتی ہے وہ اس کو سرحدوں سے سیپریٹ کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے ظاہری بات ہے پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے یا پاکستان کے جو عہدیدار ہیں وہ تو یہی بات کریں گے کہ کسی کو فکر نہیں ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے ان کے وہ جوہری ہتھیار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا جو ہے بار بار نکتہ چینی کرے، لیکن بہرحال دنیا نکتہ چینی کر رہی ہے اور یہ سوال اٹھتے ہیں، پہلے سے کم اٹھتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں. اور اگر اٹھتے ہیں تو پھر جو بھی چیز کی جا سکتی ہے، دیکھیے اس میں صرف پاکستان یا امریکہ یا اپنے نارتھ کوریا کی اگر بات ہو وغیرہ، یہ ان ممالک کا صرف فائدہ نہیں ہے جن کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کا جو کی اسٹیبلٹی اور جو ایک امن ہے وہ اس پہ انحصار ہے. اس کا اگر کوئی نیوکلیئر ٹیررزم جیسی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان صرف ایک خطے کو یا ایک ملک کو تو نہیں، وہ تو تمام دنیا کو ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے، میں مانتا ہوں کہ بغیر وجہ کے نکتہ چینی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سوالات اٹھتے ہیں، اس لیے ہر ملک کو، میں صرف پاکستان کا نہیں، اس میں آپ باقی تمام ممالک کو بھی شامل کر لیں. بڑا ضروری ہے کہ ایک عالمی کوشش کی جائے اور ایک گلوبل کمیونٹی کے طور پہ مل کے اس معاملے کو 0% پاسبلٹی پہ لایا جائے. اچھا دوسری بات جو سینیٹر پریسلر نے کہی، آپ مجھے اس کا بریف لے کے رسپانس دیں کہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ریاست قرار دینے کا جواز بنتا ہے کیونکہ جم میٹس اور ریکس ٹیلرسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں. کیا ٹرمپ انتظامیہ کے یہ جو عہدیدار ہیں ان کو ایسی کوئی سفارش کرنی چاہیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے؟ سفارش کس چیز کی کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیا جائے؟ دیکھیے میرا کم از کم اس پہ موقف بڑا واضح رہا ہے بہت دیر سے.
افغانستان میں امن نہیں آ سکتا جب تک پاکستان اور امریکہ مل کے کام نہ کریں، چاہے کسی سے ناراضگی ہے نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے بغیر وہ کوئی حل نکال سکتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اگر امریکہ کوئرژن کی جو بات ہوتی ہے، یا بہت سے لوگ اب یہ بات کرتے ہیں، اس کو دیکھیے، اوباما ایڈمنسٹریشن 8 سال، بش ایڈمنسٹریشن 8 سال، کوئی وجہ تھی کہ وہ اس طرف نہیں گئے، تب بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جوہری ہتھیاروں کا معاملہ، پاکستان کے جو اندرونی دہشت گردی، جو دہشت گرد ہیں، اگر یہ پاکستان کی انسٹیبلٹی کی بات شروع ہو گئی تو پھر تو افغانستان سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ محیط یوسف، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو انسائٹ ہمیں دی، وی ریئلی اپریشیٹ اٹ، تھینک یو۔ اور جناب پروگرام کا اب اختتام ہونے والا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی زبردست شخص سے ہم ملوانا چاہتے ہیں، اور ان کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ اگر انسان ہمت سے کام لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک 27 سالہ نوجوان سے، جس کے دونوں بازو 20 سال پہلے ایک حادثے میں کٹ گئے تھے، لیکن آج وہ ایک بہت ہی کامیاب کرکٹر کی حیثیت سے نام کما رہا ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ 27 سالہ عامر حسین لون دونوں بازوں سے محروم ہے۔ انہوں نے انہیں 1997 میں پیش آئے ایک حادثے کے دوران گنوا دیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ ہمت سے نہ صرف زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا بلکہ اپنے شوق کو پروان چڑھانے کے لیے تگدو کرتے رہے۔ اور یہ شوق بلکہ عامر کے اپنے الفاظ میں جنون کرکٹ کھیلنے کا ہے۔ آج وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی کرکٹ پیرا ٹیم کے کپتان ہیں، اور وہ کسی بھی اچھے اور کامیاب کرکٹر کی طرح یہ مقبول کھیل کھیلتے ہیں۔ عامر کو ایک کرکٹر کی حیثیت سے کئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن وہ انہیں اپنی کارکردگی سے زیادہ خدا کی مہربانی سمجھ کر شکر بجا لاتے ہیں۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ہر ایک نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ حالانکہ بنا ہاتھوں کے کرکٹ کھیلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے دربار میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو سب اوپر والے کی مرضی ہے، جس کو مقام دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ عامر اپنے پیر سے بولنگ کرتے ہیں اور بلے کو اپنی ٹھوڑی اور گردن کے درمیان مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر گیند پھینکنے والے کا سامنا کرتے ہیں۔ عامر کے دوست ان کی ہمت اور لگن سے بے حد متاثر اور ان کی کامیابیوں پر انتہائی خوش ہیں۔ عامر ایک مثال ہے یہاں لوگوں کے لیے۔ عامر کی طرف دیکھو، بنا بازو کہاں پہنچ گیا۔ بہت مشکلات عامر کے ساتھ آئے تھے، لیکن کسی نے اس کو مدد نہیں کیا تھا آج تک، لیکن خود اس محنت کیا، آج جہاں پر پہنچ گیا۔ عامر صرف 8 سال کے تھے جب وہ سری نگر سے 45 کلومیٹر جنوب میں واقع آبائی علاقے بیج بہاڑا میں اپنے والد کے کارخانے میں پیش آئے حادثے میں اپنے بازو گنوا بیٹھے۔ اتفاق سے اس کارخانے میں کرکٹ بیٹ تیار کیے جا رہے تھے۔ ان کے والد بشیر احمد لون نے عامر کے علاج کے لیے اپنی جائیداد فروخت کر دی، حالانکہ انہیں کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا وقت اور پیسہ جسمانی طور پر ناکارہ ہو چکے بیٹے پر ضائع نہ کریں، لیکن عامر نے ثابت کر دیا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ امید کا دامن چھوڑا۔ آج وہ نہ صرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک مشہور و معروف آئیکن ہیں، بلکہ ان کے عزم و ہمت سے دوسروں کو بھی حوصلہ مل رہا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، بیج بہاڑا، کشمیر۔ عامر کی کہانی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بے مثال ہے، واقعی انبلیویبل سٹوری ہے، اور اس سے یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انسان مثبت سوچ رکھے تو بہت کچھ زندگی میں اچیو کر سکتا ہے رکاوٹوں کے باوجود۔ اگر آپ بھی کسی ایسی انسپائرنگ کہانی کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی آئیڈیاز اور فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو پر، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔